हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 हमने अपनी लास्ट स्लाइड से स्टार्ट किया था, जिसमें हम आज कुछ बेसिक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू ईपीएफ एक्ट 1952। ठीक है, सो लेट्स कवर व्हाट इज़ एन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है क्या। जैसे कि मैंने लास्ट लाइन में भी बताया था कि ये एक सोशल सिक्योरिटी है। इट इज़ अ वेलफेयर स्कीम विच इज़ प्रोवाइड टू वर्कर्स फॉर देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट। तो एक तरीके से ये सोशल और वेलफेयर स्कीम है जो हर फैक्ट्री में उनके वर्कर्स को दी जाती है। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ इज़ द वन ऑफ द पॉपुलर सेविंग स्कीम। ये एक सेविंग स्कीम है लॉन्च अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो इसको लॉन्च किया गया अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रेगुलेट्स ईपीएफ स्कीम इन इंडिया। इट इज़ द मेन स्कीम अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो ये पूरा नाम है इस एक्ट का, याद कर लीजिए एक बार एंड पे अटेंशन ऑन दिस स्टेटमेंट। इट इज़ मेन स्कीम अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज सेविंग स्कीम्स। ठीक है, तो जो ईपीएफओ की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये क्या है, ये सेविंग जितनी भी ये ईपीएफ के अकाउंट्स वगैरह होते हैं, जो सेविंग्स होती हैं, इसको मैनेज करती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से पॉपुलर सेविंग स्कीम्स है जो 1952 में वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए, वर्कर्स की फ्यूचर के लिए, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया गया एम्प्लॉई और एम्प्लॉय दोनों के ही साइड से। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि भी हम जो वर्कर्स अर्न करता है उसका जो बेसिक वेजेस प्लस डीए होता है उसमें हम 12% उसकी सैलरी से डिडक्ट करते हैं और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर पे करता है, और ये अमाउंट उसके ईपीएफ अकाउंट में विद इंटरेस्ट डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर प्रिस्क्राइब कंडीशंस ये सारा अमाउंट उसको रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम पॉपुलर सेविंग स्कीम कहते हैं, which is launched by the government of India or under the supervision of India. This scheme aim to build a sufficient retirement corpus of the individual. ठीक है, क्योंकि अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वर्कर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड, मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने में ही उनकी सारी सैलरी या जो जितना भी वेज वो अर्न करते हैं वो खर्च हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, ये स्कीम इसीलिए बनाई गई ताकि वर्कर्स के लिए फ्यूचर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी है हो सके। ठीक है, इट इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ सेविंग मनी फॉर द सैलरीड क्लास एम्प्लॉय। द फंड इंक्लूड्स मॉनेटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ईच ऑफ देम हैज़ टू कंट्रीब्यूट 12% ऑफ एम्प्लॉय बेसिक सैलरी। ठीक है, यानी कि दोनों ही क्या है, बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिक प्लस डीए टुवर्ड दिस फंड एवरी मंथ, और ये जो डिडक्शन होता है ये हर महीने होता है। वंस एन इंडिविजुअल रिटायर दे रिसीव द एंटायर कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एज अ लम सम विद द इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके साथ वो अमाउंट उसको दिया जाता है। द रेट ऑफ रिटर्न अर्न इज फिक्स्ड विच इज सेट बाय ईपीएफओ, ऑल्सो द इंटरेस्ट एक्यूर्ड टैक्स फ्री। सो नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू द व्हाट इज पीएफ अकाउंट नंबर। तो पीएफ अकाउंट नंबर क्या होता है, तो जब भी हम किसी वर्कर्स के लिए पीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए एक पीएफ अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू उसका मंथली कंट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की भी बात करेंगे जो हम जनरेट करते हैं। सो एवरी कंपनी रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ विल असाइन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर टू देयर एम्प्लॉयज़। आपकी फैक्ट्री में अगर 100 लोग काम कर रहे होंगे और तो आप उनका 100 के 100 लोगों का पीएफ डिडक्शन करेंगे और उनको एक पीएफ अकाउंट नंबर देंगे। ठीक है, द पीएफ नंबर इज़ एन अल्फा न्यूमेरिक कोड, इट रिप्रेजेंट द स्टेट रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो जो कोड होता है इसी में रीजनल ऑफिस के जो कोड होते हैं वो हाइड होते हैं। इट रिप्रेजेंट द स्टेट रीजनल ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट एंड पीएफ नंबर कोड।
The PF trust manage the PF number. The PF number is not unique and change when an employee change job. While a universal account number is unique number allotted to PF employee. जितने भी PF के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो PF के मेंबर्स होते हैं, तो उनको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, ठीक है। एवरी टाइम एन एम्प्लॉय चेंज जॉब देयर PF अकाउंट नंबर चेंज, हाउएवर यूएन नंबर रिमेन द सेम, ठीक है। तो जैसे अगर आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर दिया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए, तो वहाँ पे आपका PF अकाउंट नंबर चेंज होगा, लेकिन आपका जो यूनिवर्सल नंबर है वो सेम रहेगा। यानी कि जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपका PF कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपके केवल PF अकाउंट नंबर चेंज होंगे, लेकिन जो यूनिवर्सल नंबर सेम है आपका वो सेम ही रहता है। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ रिलेटेड टू द मंथली कंट्रीब्यूशन। कितना मंथली कंट्रीब्यूशन होता है? तो एज वी नो 12% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, और उतना ही एम्प्लॉयर की साइड से। तो एम्प्लॉयर दोनों की साइड से 12% अमाउंट कंट्रीब्यूट हो जाता है EPF अकाउंट में, और इसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है वर्कर्स को, जो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कवर अबाउट द मंथली कंट्रीब्यूशन। एज मैंशन्स अबव, both employer and employee have an equal contribution toward the employee provident fund. The actual amount to EPF contribution is calculated based on the employee basic salary plus dearness allowance. For most employee, the PF contribution is 12% of basic salary. The below of the given detail employee and employee contribution toward EPFO, ठीक है। employee contribution EPF. The employer deduct 12% of the employee salary basic plus dearness allowance directly every month of the contribution toward EPF. This entire contribution goes to EPF account and to of the employee, ठीक है। तो ये सारा जितना भी कंट्रीब्यूशन है ये एम्प्लॉय के EPF अकाउंट में पहुंच जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड EPF। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर है ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ द एम्प्लॉई सैलरी टुवर्ड EPF। वो भी EPF अकाउंट में 12% कंट्रीब्यूशन करता है। बट द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हैज़ फॉलोइंग कैटेगरी। तो लेकिन एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी दो कैटेगरी होती हैं, उसमें से एक पेंशन का पार्ट होता है, दूसरा EPF का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की। द करंट इंटरेस्ट रेट ऑफ EPF फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21 इज़ 8.50%, ठीक है, पर एनम। तो 8.50% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है EPF अकाउंट पे। दिस इंटरेस्ट रेट इज़ कैलकुलेटेड एवरी मंथ एंड देन ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एवरी ईयर ऑन 31st of March. द इंटरेस्ट अर्न ऑन EPF इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो ये EPF को जो टैक्सेस होते हैं ये रिड्यूस होते हैं। यहाँ पे वही बात की गई है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन EPF इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो वो टैक्स फ्री एग्जाम्प्ट होता है। दिस रेट इज़ प्री डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रेगुलेट द एक्ट। The interest rate which is announced by the government of India stay valid for the financial year। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मिलकर डिसाइड करती है कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट विच इज़ अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टे वैलिड ए फाइनेंशियल ईयर। और जो भी अनाउंसमेंट होती है वो एक साल के लिए फाइनल हो जाती है, उसको वैलिडेट किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, सपोज द एम्प्लॉय हैज़ कंप्लीटेड अ कंसिक्यूटिव 5 year of service, in that case the amount withdrawn is tax free in hand of the employee in the year of receipt, ठीक है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को 5 साल जॉब करते हो गए, उसके बाद वो विड्रॉल कर रहा है, तो जो वो अमाउंट विड्रॉल करेगा वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले अपने EPF अकाउंट से पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसमें टैक्स लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपको क्या करना होगा, आपको पैन कार्ड की KYC करवानी होती है, ठीक है। अगर किसी भी मेंबर का पैन कार्ड KYC हो रही है तो उसका जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर किसी की KYC नहीं है तो उसके टैक्स के अमाउंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वह मैं आगे बताऊंगा कितना अमाउंट होता है। अदरवाइज
Suppose the EPF withdrawal amount is less than 50,000 before completion of 5 years of service. In such instance, in that case, the individual has to pay tax on the EPF withdrawal amount if he falls in the taxable brackets based on this tax slab rate. ठीक है, अगर किसी भी मेंबर का 50,000 से कम पैसा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। इस स्लाइड में यही बताया गया है। अगर 50,000 से ज़्यादा आप विड्रॉल कर रहे हो तो उस केस में आप लाइबल हो जाओगे टैक्स के लिए और आपको वो डिडक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज द EPF withdrawal amount is more than 50,000 before completion of 5 years of service. In such instance, TDS tax deductive sources is deducted. If PAN card is furnished then 10% TDS charge. ठीक है, अगर PAN की KYC हो रही है तो 10% TDS चार्ज लगेगा। अगर PAN की KYC नहीं होती है तो TDS चार्जेस बढ़ जाती हैं। If PAN card is not submitted then TDS is at the maximum marginal tax rate. However, TDS if the from 15H 50H सबमिटेड। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि रिलेटेड है हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 से। कितना कंट्रीब्यूशन होता है, पीएफ अकाउंट क्या होता है, पीएफ अकाउंट नंबर क्या होता है, केवाईसी। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, अगर आप पीएफ का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आधार की केवाईसी मस्ट हो गई है। जब तक आपका आधार वैलिडेट नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा, तब तक आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी आप पीएफ के मेंबर बन रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि बेटर तरीके से आप अपनी जो मंथली प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोसीड कर सको। ठीक है, आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, प्लस आपको केवाईसी करवानी है, आपका आधार वैलिड लिंक होना चाहिए, आपकी पैन की केवाईसी होनी चाहिए, प्लस आपका एक बैंक अकाउंट नंबर भी अप्रूव होना चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब आप पीएफ को विड्रॉल करते हो। ठीक है, साथ के साथ कंट्रीब्यूशन 12% होता है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के पार्ट से 12% कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जमा किया जाता है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।